नमस्कार। सोच के देखिए, एक मीटिंग, एक रेजोल्यूशन और भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा इतिहास ही बदल गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी ऐतिहासिक पल की। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये सिर्फ एक पार्टी का जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत का उदय था जिसने आने वाले दशकों की पूरी कहानी ही लिख दी। तो आइए इस सफर को शुरू से समझते हैं। देखेंगे कि इस पूरे मूवमेंट की नींव कहां से पड़ी, ढाका तक का रास्ता कैसे तय हुआ, फिर लीग आखिर बनी कैसे, उसका मिशन क्या था और शुरुआती सालों में इसका असर कैसा रहा। और हाँ, आखिर में एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन ना अचानक से पैदा नहीं होता। उसकी नींव, उसकी जमीन बहुत पहले से तैयार हो रही होती है। और मुस्लिम लीग के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही था। इसकी जड़ें इसकी फॉर्मल स्थापना से कहीं पहले 19वीं सदी के सामाजिक और शैक्षिक सुधारों में छिपी हुई थीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 1906 में अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों एक जरूरत महसूस हुई कि भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनाई जाए? इसके पीछे आखिर चल क्या रहा था? कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें मिलना होगा इसके एक बहुत ही अहम किरदार से, सर सैयद अहमद खान। उनके काम, खासकर उनके शैक्षिक और राजनैतिक काम ने ही मुस्लिम अभिजात वर्ग को एक साथ लाकर अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इसकी शुरुआत होती है अलीगढ़ आंदोलन से। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद सर सैयद ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। मकसद बिल्कुल साफ था, मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान और साहित्य से जोड़ना। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वही दौर था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उभर रही थी। लेकिन सर सैयद का मानना था कि राजनीति से पहले शिक्षा जरूरी है। और बस इसी शैक्षिक जागृति ने धीरे धीरे एक नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। और ये जो शिक्षा की चिंगारी थी ना, ये बहुत जल्द एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आग में बदलने वाली थी। एक के बाद एक जरूरी बैठकें होने लगी और फिर एक अलग राजनीतिक दल का विचार सामने आने लगा। आइए देखते हैं कि ढाका तक का ये सफर कैसे पूरा हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। मतलब 1886 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और उसके ठीक 20 साल बाद 1906 में तो मानो सब कुछ बदल गया। सितंबर में लखनऊ में एक बैठक हुई, फिर अक्टूबर में शिमला डेपुटेशन, यानी मुस्लिम नेताओं का एक समूह जो वाइसरॉय से मिला, उसने इस मुद्दे पर फिर से सोचा। और फिर आखिरकार दिसंबर 1906 में ढाका में जो वार्षिक शिक्षा सम्मेलन हुआ, वहां वो फैसलाकुन पल आ ही गया। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। शुरुआत में नवाब सलीमुल्लाह खान ने पार्टी का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेशन सजेस्ट किया था। इससे पता चलता है कि संगठन की पहचान, उसका नाम सब धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक प्रोसेस चल रहा था। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक लम्हा आ ही गया। जगह थी ढाका और वहां एक नई राजनीतिक शक्ति ने औपचारिक रूप से जन्म लिया। याद रखिएगा, ये तारीख 30 दिसंबर 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया और ये भारतीय राजनीति में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत थी। तो इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को सामने कौन लाया? इसे औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया नवाब सलीमुल्लाह खान ने। उनका साथ दिया हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और जफर अली खान जैसे बड़े नेताओं ने। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे नवाब वक़ारुल मुल्क और नवाब मोहसिनुल मुल्क, और मेज़बानी की थी नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह ने। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3000। ढाका में जो संस्थापक बैठक हुई थी, उसमें 3000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये नंबर ही अपने आप में इस घटना के पैमाने और इसकी अहमियत को बताने के लिए काफी है। तो ठीक है, पार्टी बन गई, लेकिन अब अगला कदम क्या था? अगला कदम था इसके मिशन और उद्देश्यों को परिभाषित करना। आखिर इस लीग का मकसद क्या था? ये करना क्या चाहती थी? शुरुआत में लीग ने अपने 3 मुख्य उद्देश्य सामने रखे। ध्यान से सुनिएगा। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ावा देना। दूसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। और तीसरा, दूसरे समुदायों के खिलाफ दुश्मनी या नफरत की भावना को रोकना। अब जब लीग बन गई तो इसका असर भी तुरंत दिखने लगा और इस पर प्रतिक्रियाएं भी, कह सकते हैं, काफी मिली जुली थीं। तो आइए देखते हैं कि शुरुआती सालों में हुआ क्या। बनने के सिर्फ 2 साल बाद ही 1908 में अमृतसर सत्र में लीग ने अपनी पहली बड़ी राजनीतिक मांग रख दी,
और वो मांग थी मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल। ये एक ऐसा विचार था जिसका भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ने वाला था। लेकिन यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है। ये सोचना गलत होगा कि सभी मुस्लिम नेता इस मांग से सहमत थे। बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है कि खुद जिन्ना ने कई सालों तक लीग का विरोध किया था। यहां तक कि मौलाना मोहम्मद अली ने भी 1910 में इस सांप्रदायिक निर्वाचन के विचार की कड़ी निंदा की थी। और ये विरोध सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। मौलाना मोहम्मद अली ने तो अपने लीग विरोधी विचारों को फैलाने के लिए अपनी पत्रिकाओं का सहारा लिया। अंग्रेजी में उनकी पत्रिका थी कॉमरेड और उर्दू में थी हमदर्द। चलिए अब जरा कुछ प्रमुख तथ्यों पर फोकस करते हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले ये अलग निर्वाचक मंडल है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक खास समुदाय के लोग सिर्फ अपनी ही समुदाय के उम्मीदवार के लिए वोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, इसे जरूर याद रखिएगा। आप जरा इस टेबल पे नजर डालिए। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर आगा खान तृतीय। पार्टी का अंतिम नाम यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये भी उन्हीं का सुझाव था और इसका संविधान 1907 में कराची में बनाया गया। ये सारे फैक्ट्स याद रखने लायक हैं। ये जानकारी आप तक लाई है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम, जो सभी प्रतियोगी और स्कूली परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसके बारे में सोचना जरूरी है। कभी सोचा है कि भारतीय इतिहास का रास्ता क्या होता अगर मुस्लिम लीग हमेशा अपने उन्हीं शुरुआती 3 मकसदों पर टकी रहती? इस पर सोचेंगे तो शायद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषणों के लिए हमसे जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई और जानकारी चाहिए या कोई सुधार सुझाना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।